नमस्कार, न्यूज नाइट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात कर्नाटक के सियासत की होगी, जहां चुनावों के ऐलान के बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं एक सियासी मोर्चा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोला तो उनके प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इससे जुड़ी हर खबर को हम आपको दिखाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर इलाज कराने वाले लोगों को राहत दी है। कैसे, ये बताएंगे आपको अगले 1 घंटे में। G20 की बैठकों का भी होगा अपडेट। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी को मिली सजा और लोकसभा की सदस्यता जाने पर जर्मनी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने धन्यवाद ज्ञापन पर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल राजनीतिक और कानूनी लड़ाई देश के भीतर लड़ने के बजाय विदेशी शक्तियों के सहारे। किरेन रिजिजू ने कहा, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। कर्नाटक में चुनाव के ऐलान के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मी। बीजेपी ने किया फिर से सत्ता में लौटने का दावा। कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, तो कांग्रेस ने कहा 60 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। कांग्रेस और जेडीएस में गठबंधन को लेकर रार। कांग्रेस ने कहा नो तो किसी का फोन आया और ना ही किसी को साथ आने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन ममता बनर्जी के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल। कहा सभी धर्मों के लिए बराबर होनी चाहिए सरकार की नीति। ममता के आरोपों पर भी बीजेपी ने किया पलटवार। कहा जीएसटी से हो रही है राज्य को तमाम फायदा। पश्चिम बंगाल को केंद्र की फंडिंग राज्य के खुद के राजस्व से ज्यादा। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का किया शुभारंभ। 95 एमपैक्स में जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों की भी शुरुआत की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में भी लिया हिस्सा। कहा अगली रामनवमी तक अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर में विराजमान हो जाएंगे रामलला। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिली और गति। 7,100 करोड़ रुपए के स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी। सेना को मिलेगा प्रोजेक्ट आकाश तीर, तो नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम होगा तैयार। 13 लिंक्स यूटी फायर कंट्रोल सिस्टम की भी हो रही है खरीद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से किया मुक्त। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को होगा फायदा। G20 की बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक में आपदा के प्रभावों को कम करने के सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करने पर चर्चा। मुंबई में व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक संपन्न। चंडीगढ़ में कृषि, तो केरल में कुमारकाम गांव में G20 शेरपा की बैठक। रामनवमी पर इंदौर में बड़ा हादसा। मंदिर में बावड़ी की छत ढहने से 13 भक्तों की गई जान। मध्य प्रदेश सरकार ने किया जांच का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी मंदिर में भी भीषण आग। और देश भर में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। भक्तों ने श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर की विशेष पूजा। अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नवमी के साथ ही पूरा हुआ चैत्र नवरात्र। लोगों ने किया कन्या पूजन। तो शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ कि आपराधिक मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई और इस मामले पर जर्मनी की प्रतिक्रिया आई।
तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फौरन जर्मनी को धन्यवाद दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को देश का अपमान बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि यह देश का अपमान है। कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई देश के भीतर लड़ने में विश्वास नहीं करते। इसलिए विदेशी शक्तियों को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों का आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी इस मामले पर कांग्रेस पर करारा वार किया है। ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जब विदेश गए थे तब भी उन्होंने विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाई थी। फिर हिंदुस्तान में आके बोला कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं। आज फिर दिग्विजय सिंह ने जर्मन के फॉरेन ऑफिस को धन्यवाद दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के एक न्यायालय ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया है, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई है। ऐसे में ये सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए तो कहीं न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए गुहार लगा रही है। ये देश की अखंडता को, देश की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम है। और अब बात पश्चिम बंगाल के सियासत की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप है कि वो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का नाम बदलकर वे सूबे में सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब ममता दीदी ही केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी हैं। वहीं भाजपा ने इसे सियासी ड्रामा बताते हुए राज्य की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रेड रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ममता धरने पर बैठी हैं, साथ ही पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और इसी के विरोध में वो अपने नेताओं सहित धरना दे रही हैं। तो बीजेपी ने ममता के आरोपों पर पलटवार करते हुए राज्य की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। तो रामनवमी के दिन धरने पर भी सवाल खड़े किए हैं। पहले राज्य सरकारें टैक्स जमा करती थी, अभी एक टैक्स जीएसटी टैक्स है। सरकार जीएसटी टैक्स के जरिए हमारे यहाँ से सारा कर ले जा रही है, हमें अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। आप हिसाब दो और बंगाल के लिए, बंगाल के गरीब जनता के लिए पैसा हम दिल्ली से ला के देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे धरना देके क्या लाभ है? आप जाइए दिल्ली में जाके धरना दीजिए। रामनवमी दिन ममता बनर्जी धरना दिच्छेन, ईदे दुदिन छुट्टी दें, আবার হিন্দু প্রমাণ করার জন্য বিজেপির সভাপতিকে আটকে নিজেই গঙ্গা আরতি করেন। তিনি আজকে রামনবমীর দিন ধর্ণা দিচ্ছেন। তো এই যে চালাকি, এটা ধরা পড়ে যায়। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2018-19 में पश्चिम बंगाल का कुल राजस्व 64,389 करोड़ रुपए से अधिक था, जबकि केंद्र का फंड 81,585 करोड़ रुपए से अधिक था, जो राज्य के राजस्व के मुकाबले करीब 127% रहा था। जबकि 2022-23 में राज्य का अपना कुल राजस्व 81,382 करोड़ रुपए रहा और केंद्र का फंड 1,13,230 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो कि राज्य के राजस्व का 139% है। ये आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल को मिलने वाला केंद्र का फंड राज्य के राजस्व के मुकाबले बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार भी किया है। आंकड़ों को सामने रखते हुए बीजेपी ने ममता के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। केंद्र की सरकार ममता बनर्जी को उनके खुद के राजस्व से 145% अधिक राजस्व देती है। अगर ममता बनर्जी की सरकार केंद्र को 4.4% राजस्व देती है तो केंद्र की सरकार उन्हें 7.5% राजस्व देती है।
सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। केंद्र के हर कार्यक्रम में, हर स्कीम में भ्रष्टाचार हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की देश के कुल सेंट्रल जीएसटी यानी एसजीएसटी में हिस्सेदारी महज 4.4% है, जबकि 15वें वित्त आयोग में राज्य को कुल आवंटित की जाने वाली धनराशि का 7.52% से अधिक हिस्सा मिला है। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों की कुल एसजीएसटी कलेक्शन में हिस्सेदारी 40% के करीब है। ममता बनर्जी के धरने की बंगाल में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद राज्य की माली हालत सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राज्य की माली हालत सुधारने के लिए ममता दीदी ने क्या उपाय किए हैं, ये सवाल बीजेपी उनसे लगातार पूछ रही है। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान भारी हंगामे की खबर भी सामने आई है। यहां अराजक तत्वों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। और भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने हावड़ा की घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि हिंदू भावनाओं की अवहेलना करते हुए ममता बनर्जी ने रामनवमी पर धरना दिया। फिर हिंदुओं को मुस्लिम क्षेत्रों से बचने की चेतावनी दी गई, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। ये भूलकर कि हिंदू भी नवरात्र का उपवास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री के रूप में वे हावड़ा हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो यह थी बात पश्चिम बंगाल की। और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासत तेज हो गई है। टिकटों की दावेदारी, पाला बदलने का खेल और आरोप प्रत्यारोप के दौर की भी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल नेता अब चुनावी वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता दम साधकर इस सियासी खेल को परख रही है। कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, तो साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। गुब्बी निर्वाचन क्षेत्र के जेडीएस विधायक श्रीनिवास बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पिछले साल जेडीएस ने श्रीनिवास को निष्कासित कर दिया था और उन्हें कोलार के एक अन्य विधायक के श्रीनिवास गौड़ा के साथ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका भी दायर की थी। हालांकि चुनाव से पहले ही जेडीएस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दलबदल के साथ ही गठबंधन को लेकर भी बयानबाजी चल रही है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने जेडीएस के साथ गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो किसी का कॉल आया है और न ही उन्होंने किसी को साथ आने को कहा है। शिव कुमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इससे पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। We have not called him, we have not requested him. The people have decided to vote for the Congress party and Congress party will have its own government. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार कांग्रेस द्वारा आयोजित रोड शो के दौरान मांड्या में 500 रुपए के नोट उड़ाते दिखे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला मीडिया में छा गया। अब बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोला है। आज आप देखे होंगे कि जिस तरह से डीके शिव कुमार जी ने पैसे दिखा दिखा के महिलाओं को दे रहे थे। आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि इस तरह का वोटर्स पर प्रभाव डालने की पैसे के माध्यम से हो भी सकता है। तो थोड़ा हमें वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, इस पर तो थोड़ा ध्यान देना ही है। पर हम जरूर मानते हैं कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं फिर से कर्नाटका में जरूर बीजेपी आएगी सत्ता में लोगों के आशीर्वाद से। और जो बसवराज बोम्मई जी ने अभी तक जो अच्छा काम किए हैं उनको लोग स्वीकारते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा है कि हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया है कि बीजेपी 60 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। We are going to get absolute majority in Karnataka and we'll take that responsibility. We will go around in the state, we will convince the people and get absolute majority.
whatever expectation our Prime Minister Modi ji is having, and also Home Minister Amit Shah is having, and also President Nadda ji is having, that purpose will be fulfilled. BJP will not cross even 60 seats. We do not have any truck with any political party. We will come back to power on our own. बीएस येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है। Congress are corrupt. When they were in the government, there a lot of corruption charges are there, and we given complaint to the Lokayukta also, you know very well. And this type of false allegation will not serve the purpose. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का बुधवार को ऐलान किया गया। राज्य की 224 सीटों पर एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। कर्नाटक विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने के साथ ही नई सरकार के गठन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी या बीजेपी दोबारा वापसी करेगी, लेकिन इसका फैसला 13 मई को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र की मोदी सरकार सहकारिता को आंदोलन के तौर पर लेती रही है और अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि सहकारी संस्थाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर बदलते भारत के साथ कदम ताल करें। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाह ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाह ने हरिद्वार से 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ ऑनलाइन किया। इसमें प्रदेश भर में किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज्ड करने का काम शुरू किया गया है। इसके साथ साथ 307 जिला सहकारी बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड करी गई हैं। कंप्यूटराइजेशन से पूर्ण पारदर्शिता आएगी, ब्याज की गिनती हर किसान को समझ में आएगी और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी तुरंत चालू होगी, ऑडिट भी ऑनलाइन हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 95 एमपैक्स में जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0 ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां सबसे पहले जन सुविधा केंद्र स्थापित और शुरू हुए हैं। 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। शाह ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया, जिसमें 182 छात्रों को गोल्ड मेडल और 181 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इस दौरान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अमित शाह को विद्या मार्तंड की मानद उपाधि से सम्मानित किया। शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ की और उम्मीद जताई कि अयोध्या में निर्माणाधीन जन्मभूमि मंदिर में रामलला आगामी रामनवमी तक विराजमान हो जाएंगे। आप सभी को और समग्र देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित हो। शाह ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी ने वैदिक शिक्षा की परंपरा की ज्योति को जलाए रखा है। उन्होंने कहा कि आप सभी छात्रों को हमेशा ही अपने संस्थान पर गर्व रहेगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर युवाओं को जानकारी के साथ ही स्टार्टअप के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत और भारतीयता को दुनिया में नए मुकाम पर पहुंचाया है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शाह के गृह मंत्री बनने के बाद देश में आतंकवाद, नक्सलवाद की घटनाओं पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
और आज शाम पीएम मोदी नए संसद भवन के औचक दौरे पर पहुंचे। उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय वहां बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैकल्टी का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने निर्माण में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। तो प्रधानमंत्री इस तरह से औचक निरीक्षण करते रहे हैं। तमाम जो परियोजनाएं रही हैं, चाहे वो संसद भवन की बात रही हो या फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रहा हो, और खासतौर पर श्रमिकों से भी वो संवाद स्थापित करते हैं ऐसे मौकों पर। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ऐसे ही एक मौका देखने में सामने आया जब प्रधानमंत्री संसद भवन के जो नया संसद भवन बन रहा है उसके निर्माणाधीन परिसर पर वो पहुंचे हैं और उन्होंने श्रमिकों से भी बातचीत की। एक एक बारीकी का उन्होंने जायजा लिया और जो लोग इसके निर्माण में लगे हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, इसका निरीक्षण किया। और न्यूज डाइट में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे। ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। न्यूज नाइट में एक बार ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, स्वदेशी खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर जो है वो हमारे सामने एक के बाद एक नजर आ रही है। पिछले दिनों 2,71,000 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीद को एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और अब उसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी खरीद की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा सामग्री के उत्पादन से जुड़ी कंपनियों से बड़ी खरीद के अनुबंध किए गए हैं। ये एक तरह से जिसको कहते हैं किक स्टार्ट, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। रक्षा मंत्रालय ने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 3 सौदों और इसके साथ ही साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ 1 सौदे पर करार किया है। कुल मिलाकर 4 सौदे होंगे, उसमें 3 BEL के साथ और NSIL के साथ में 1 सौदा। रक्षा सामग्री के उत्पादन से जुड़ी इन दोनों स्वदेशी कंपनियों को मिले करीब 7100 करोड़ रुपए के
4 सौदे, 7100 करोड़ रुपए के 4 सौदे, 2 कंपनियां, 3 सौदे एक कंपनी के साथ और 1 सौदा दूसरी कंपनी के साथ। भारतीय सेना और नौसेना के लिए बीईएल के साथ 4100 करोड़ रुपए के 3 अनुबंध किए गए हैं। 3 अलग अलग अनुबंध हैं जिनकी कीमत 4100 करोड़ रुपए है। सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए बीईएल से 1982 करोड़ रुपए का समझौता है। प्रोजेक्ट आकाश तीर अपने आप में बेहद खास है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। और इसके साथ ही साथ नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली की खरीद के लिए बीईएल के साथ 412 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। यह भी हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से यह महत्वपूर्ण है। नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपए के 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए बीईएल के साथ में अनुबंध हुआ है। U2 फायर कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम करेगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है सेना के लिए। सेना के लिए एक उन्नत संचार उपग्रह की खरीद को लेकर NSIL के साथ 2963 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। NSIL के साथ 2963 करोड़ का अनुबंध है। बेहद महत्वपूर्ण है। संचार जो प्रौद्योगिकी है सेना के लिए उसको उन्नत करने के लिए यह परियोजनाएं MSME और स्टार्टअप सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देंगी। जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा देगी और साथ ही साथ जो MSMEs हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको लगातार बढ़ावा देगी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट आकाश तीर है क्या जिसको बीईएल बनाएगा। एक स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। यह स्वचालित है और नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है वायु रक्षा के विशेष संदर्भ में। जो वायु रक्षा इकाइयों को अत्याधुनिक क्षमता के साथ सशक्त बनाएगी। यह प्रोजेक्ट आकाश तीर की प्रणाली सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। कम ऊंचाई पर स्थित हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होगा। अब हमारे जो पूरा तंत्र है वो और ज्यादा सक्षम हो सकेगा कम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। इसके साथ ही साथ ये थी बात आकाश तीर की। अगर हम बात सारंग की करें, सारंग प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए है और उनके हेलीकॉप्टर्स के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली है ये सारंग प्रणाली। इससे समुद्रिका कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। समुद्रिका कार्यक्रम के तहत इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। यह स्वदेश में ही विकसित किया गया है, इसकी खास बात है। और इसके साथ ही साथ उन्नत जो संचार उपग्रह है उसकी बात अगर करें तो यह उपग्रह सैनिकों और संरचनाओं के साथ साथ सेना की संचार क्षमता में काफी बढ़ोतरी करेगी। सेना के लिए संचार जो सुविधाएं हैं उसमें भारी इजाफा होगा इस उन्नत संचार उपग्रह के साथ में। इसरो इसकी 5 टन की श्रेणी वाले भूस्थानिक उपग्रह को स्वदेशी रूप से विकसित करेगा। जो जियो सैटेलाइट उपग्रह है 5 टन की श्रेणी का, उसको वो विकसित करेगा। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके साथ ही साथ आगे भी काम किए गए हैं। लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम ये 4थी पीढ़ी की और पूर्ण रूप से स्वदेशी नौसैन्य गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली है। नौसैन्य गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली है जो कि पूरी तरह से आधुनिक है और स्वदेशी है। इसे नई पीढ़ी के गश्ती जहाजों पर तैनात किया जाएगा। जो 4th जनरेशन जहाज है उन पर इसको तैनात किया जाएगा। हवा और सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और भेदने में सक्षम होगी। पहले सटीकता से जो उस तरह के लक्ष्य है उनको न सिर्फ उनकी जानकारी लेगी बल्कि उसको भेदने में भी ये सक्षम होगी। तो रक्षा खरीद से आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार जो कदम है वो बढ़ रहे हैं और इसमें 2022-23 में कुल 2,71,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। 2.71 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कि कितना इसका वॉल्यूम है। पूरी खरीद प्रक्रिया में 99% खरीद भारतीय उद्योगों से ही होगी। 2,71,000 करोड़ की जो खरीद है उसमें 2.71 लाख करोड़, उसमें 99% भारतीय उद्योगों से होगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित रक्षा उत्पादों की खरीद होगी। जो स्वदेश के उत्पाद हैं उनको इस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। और सिर्फ ये भारत ही नहीं कह रहा है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिप्री की रिपोर्ट ये कहती है कि 2013 से 17 के मुकाबले में 2018 से 22 तक में भारत के रक्षा आयात में 11% की कमी आ चुकी है। उसमें 11% की गिरावट आ चुकी है और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्वदेशी निर्माण के लिए हम ज्यादा उन्नत हुए हैं और जो केंद्र सरकार की नीति है वो लगातार जो स्वदेशी निर्माण है और आत्मनिर्भर भारत है उसको जो वो प्रोजेक्ट कर रही है। मेक इन इंडिया से स्वदेशी रक्षा उत्पादन हो रहा है, ये सिप्री की रिपोर्ट बता रही है। रूस से हथियारों का आयात 37% तक घट गया है। ओवरऑल जो आयात है वो 11% घटा है, रूस से 37% घटा है और रूस से भारत के हथियारों पर निर्भरता 64% से घटकर अब सिर्फ 45% रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वदेशी निर्माण में जो आत्मनिर्भर भारत की बात जब रक्षा क्षेत्र में हो रही है तो वो लगातार भारत उसमें आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद
जिसको कहा जा सकता है कि निर्णायक क्षण कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लिहाज से लगातार जो बूस्टअप जो एमएसएमई सेक्टर है या फिर जो बूस्ट स्टार्टअप्स को मिल रहा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि स्वदेशीकरण रक्षा क्षेत्र में। तो आज का दिन और जो कल का दिन रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। 2 कंपनियों को 4 प्रोजेक्ट्स 7100 करोड़ रुपए के दिए गए हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं G20 की बैठकों की। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक अब गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई, तो वहीं मुंबई में चल रही व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक आज संपन्न हो गई। इसके अलावा चंडीगढ़ और केरल में भी G20 से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। आपको ज्यादा जानकारी लीजिए इस रिपोर्ट में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक के पहले दिन सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर चर्चा हुई। इसमें आपदा के प्रभावों को कम करने के सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करने पर चर्चा भी हुई। The G20 Working Group on Disaster Risk Reduction, which has been, the working group has been, as Mr. Taneja mentioned, formed for the first time, has identified mechanism for disaster response and build back better as one of the priorities. And I am sure all these reflections and other ideas in this program this evening will help us refining our policies, our approaches, and also the deliberations in the G20 working group meetings. And that is also a theme of this year's G20 event, One Earth, One Family and One Future. मुंबई में चल रही व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में G20 देशों द्वारा लघु और मध्यम उद्योग को वैश्विक व्यापार से जोड़ने की पहलों को आगे बढ़ाने पर प्राथमिकता से चर्चा की गई। साथ ही मजबूत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को विकसित करने के प्रभावी तरीकों पर चर्चा हुई, जिससे सीमा पार और दूरदराज में आने वाली लेन-देन की लागत को कम किया जा सके। World economies are getting into recession. Developed economies particularly are in the throes of high inflation, low growth, job losses. Many developing nations are facing foreign exchange crisis. Amidst all these challenges, India is the bright spot which almost everybody in the world today recognizes and respects. Different world leaders have shown the confidence they have in Prime Minister Narendra Modi. The Italian Prime Minister recently said he's the most loved leader of the world. Many world leaders are looking up to his leadership to resolve the severe crisis in other parts of the world. चंडीगढ़ में चल रही G20 कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक का आज दूसरा दिन था। बैठक में सत्र के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूल व्यवहार के साथ सतत कृषि पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि हमें कृषि के वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की भावना के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित हो सके। डाइवर्सिफिकेशन देश के लिए जरूरी है। हम वीट एंड राइस पे बारी बार करते हैं, उससे पानी डिप्लीशन और वाटर टेबल भी हो रहा है, क्लाइमेट की भी प्रॉब्लम है। उसको ध्यान में रखते हुए सारा देश लगा हुआ है इसको कैसे इससे निकले। स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। भारत की G20 की अध्यक्षता में G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल के कुमारकोम गांव में शुरू हुई। शेरपा बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तर पर बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा हुई। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लोगों, गृह और समृद्धि के लिए सतत विकास का कारण बन रहा है। DPI से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल मिलने पर भी चर्चा हुई। साथ ही हरित विकास पर हुए सत्र में
सतत विकास लक्ष्यों को मजबूत बनाने और जलवायु लक्ष्य को पाने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने हरित विकास के लिए एक दृष्टिकोण साझा किया जो विश्व स्तर पर हरित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय और बहुपक्षीय कार्रवाई को सुदृढ़ करेगा। We showcased our digital public infrastructure, and there is a experience zone also which has been created by NASSCOM and all the private sector companies, the major private sector companies who have been involved in the development of the digital public infrastructure. They are present here and they have put up their stalls. So what was showcased to the Sherpas particularly was the digital payment infrastructure on how payments can be made just by scanning a QR code and no money is involved. Any vendor, any street side vendor can accept money and payments can be made. दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज पेरिस में शुरू हुई। बैठक के पहले दिन वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने पर चर्चा हुई। IMF और विश्व बैंक के साथ भारत ने ऋण खतरों और उनसे निपटने के तरीकों पर अपना विश्लेषण दिया। प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने और कमजोर देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए वैज्ञानिक सलाहकारों के प्रतिनिधिमंडल ने कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन का भ्रमण कर खूबसूरत जंगलों और वन्य जीवन को देखा। इन देशी विदेशी प्रतिनिधियों ने कार्बेट टाइगर रिजर्व की जैव विविधता, जन सहभागिता और सामंजस्य के बारे में भी जाना। गांधीनगर से मेघना देव, मुंबई से श्यामा मिश्रा, चंडीगढ़ से अनुज यादव, कुमारकॉम से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उत्तराखंड के दौरे पर है। मांडविया उत्तराखंड से देहरादून में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जन औषधि केंद्र में मौजूद कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी उन जन औषधि दवाओं की उपयोगिता को लेकर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए बजट की मांग को केंद्र सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सभी नागरिकों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है। तो जब सरकार कहती है कि सभी लोगों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है, तो वो इस तरह के तमाम कदम लगातार उठा भी रही है। और इस संदर्भ में आज आपको जानकारी दें कि दुर्लभ रोगों की दवाएं सस्ती होंगी और इसके लिए सरकार ने एक विशेष कदम उठाया है। और इसके तहत जो सीमा शुल्क है, ऐसी दुर्लभ वस्तुओं जो दवाएं हैं उन पर उसने सीमा शुल्क को 0 कर दिया है। दुर्लभ रोगों की दवाएं अब सस्ती होंगी। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में निजी उपयोग के लिए आयातित दवाओं और खाद्य सामग्रियों पर सीमा शुल्क से पूरी छूट हो गई है। अब इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इन दवाओं पर आमतौर से 10% बुनियादी सीमा शुल्क का प्रावधान रहा था, लेकिन अब इसको हटाकर 0 कर दिया गया है। इसके लिए तमाम मांग जो है वो लगातार आ रही थी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कीमतों में लगातार इसमें घटोतरी होगी, घटेंगी। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। और इस अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो सीमा शुल्क है वो 0 कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। छूट का लाभ उठाने के लिए वैयक्तिक आयातक को दिखाना होगा प्रमाण पत्र। एक जो भी इस दवाओं को आयात करना चाहेगा उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि वो इन बीमारियों से जूझ रहा है।
इसके लिए केंद्रीय राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या फिर जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र लेना होगा। वो उनके एक सर्टिफिकेट देंगे कि अमुक व्यक्ति इन रोगों से जूझ रहा है और उसके लिए उसे दवा चाहिए होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर पहले से ही छूट थी, यानी कि कुछ रोग ऐसे थे, दुर्लभ रोग, जिनके दवाओं के लिए पहले से छूट थी, लेकिन तमाम ऐसे रोग थे जिन पर छूट नहीं थी। और ऐसे में अन्य दुर्लभ रोगों की दवाओं के लिए भी सीमा शुल्क में छूट के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लगातार सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास आ रहे थे। और दुर्लभ रोगों की दवाएं या खाद्य सामग्रियां बेहद महंगी होती हैं और उन्हें आयात करना पड़ता है और ऐसे में जेब पर भारी खर्च पड़ता है। कई प्रकार के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पेम्ब्रोलिजुमाब और जिसको केटुडा कहा जाता है, ऐसे को भी सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। तो कैंसर के उपयोग में आने वाली इस तरह की जो केटुडा की जो दवाएं हैं उन पर जो है सीमा शुल्क शून्य किया गया है। और ऐसे में जो महंगा कैंसर का इलाज है, तमाम जो विविध तरह का है, उसमें भी वो जो है नीचे जाएगा और जेब पर जो भारी बोझ पड़ रहा था उसको कम होगा। इस छूट से खर्च में अत्यंत कमी आ जाएगी और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बड़ी राहत मिलेगी मरीजों को। इसके साथ ही साथ देश में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। 2021 से ही दुर्लभ जो रोग हैं उनके लिए एक नीति पहले से लागू है और इस नीति के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता दी जाती है। 20 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिल ही रहा है। तो लगातार जो केंद्र सरकार है वो इस बात का ख्याल रख रही है कि जो आम लोग हैं उनकी जो समस्याएं और खासतौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो जो है उनका निपटान हो सके, उनको कम से कम कष्ट हो सके। और डॉक्टर एसएम रहेजा हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जीबी पंत हॉस्पिटल पर से वो हमारे साथ में है। डॉक्टर रहेजा, बहुत स्वागत है आपका और आपसे समझना चाहेंगे कि कितना फर्क इससे पड़ेगा इस नीति के आने से, जो ये सीमा शुल्क शून्य किया है तमाम दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में, क्योंकि 2 ऐसी बीमारियां पहले बताई जा रही थी जिन पर सीमा शुल्क शून्य था, अब इसका विस्तार कर दिया गया है और जो भी दुर्लभ बीमारियां हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं उसके लिए सीमा शुल्क अब शून्य होगा। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो बीमारियां हैं, एक तो ये लंबे समय तक इनका इलाज चलता है जी, और दूसरा जो दवाइयों की जो कॉस्ट फैक्टर है ये इसमें इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीमा शुल्क शून्य करने से डेफिनेटली इन दवाइयों का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा जी। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा 5 लाख तक का बीमा है और क्योंकि इसमें दवाई काफी लंबे समय तक और बहुत रेगुलर बेसिस पे चलती है ये जितनी भी बीमारियां हैं, तो ये एक सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए कई बार मतलब सरकार से डॉक्टर्स के द्वारा, हेल्थ एजेंसीज के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इस चीज को टेकअप किया जाए और सरकार ने इसको पॉजिटिवली लेते हुए ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है हेल्थ फॉर ऑल के लिए। बेसिकली अभी जो एम है हमारा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड हेल्थ फॉर ऑल, तो यदि आप देखें उस तरीके से ये जो कदम है एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सरकार के जिस प्रकार से नई फैसिलिटीज दे रही है और सीमा शुल्क जैसे उसमें कम कर दिया और हर एक व्यक्ति को जो हम आशा करते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो एक रीजनेबल अमाउंट पे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मेरे विचार में गवर्नमेंट हमारी जो है सरकार इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान दे रही है। जी जी। अफोर्डेबिलिटी मतलब द कॉस्ट कम हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, हेल्थ केयर मेंटेन रहना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी कि हर एक व्यक्ति को जो हेल्थ केयर है अपने आसपास मिल जाए रीजनेबल डिस्टेंस पे। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वे फॉरवर्ड।
जी, एक चीज़ ये देखने में आई कि जो ये नियम बनाए गए हैं उसमें सीएमओ से या जो सर्जन हैं उनसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, या जो राज्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। तो ये कितना, किस तरह से आप देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होगा, और कितना उसके साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम दुर्लभ बीमारियों की बात करते हैं, सरकार 20 लाख रुपए का एक एड पहले से ही दे रही है, कितनी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, ये जो सर्टिफिकेट सीएमओ के थ्रू लेना है, ये सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है जी। अब सरकार ने एक शुल्क कम 0 कर दिया, तो अब ये इसकी वजह से ये ना हो कि इसका मिसयूज शुरू हो जाए दवाई, मतलब यू हैव टू चेक एवरीथिंग, चेक एंड डू एवरीथिंग। तो इसीलिए जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस प्रकार का एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं, और ये एक रूटीन है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये इस खास चीज के लिए ये चीज जरूरी है। यदि आप देखें, कुछ एक ऑपरेशंस होती हैं, सर्जरीज होती हैं, जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं जिसमें खर्चा ज्यादा होता है, या कोई लंबा कैंसर का इलाज चल रहा है जिसमें कि काफी लंबे समय तक इलाज चलना है, तो उसमें भी इस प्रकार के चेक्स सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और ये एक रूटीन प्रोसीजर है। आई थिंक इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जी। और यदि आप जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम है, तो ये सर्टिफिकेट आप किसी भी सरकारी अस्पताल से या हेल्थ फैसिलिटी से ले सकते हैं। और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है इसलिए कि ये जो सरकार ने सुविधा दी है, इसका मिसयूज ना हो जाए जी। क्योंकि अल्टीमेटली यदि सीमा शुल्क कम किया गया है तो सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा है उतना ही, उस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो राइट पेशेंट के, जो ठीक रियली में जेन्युइन पेशेंट है, उनको मिले। जी बिल्कुल, जेन्युइन पेशेंट्स को ही मिले, ये सरकार इस बात की उसने इसलिए चेक्स रखे हैं। एक बात समझना चाहेंगे, कैंसर जो पेशेंट्स हैं, तमाम तरह के विविध कैंसर हैं जिनमें कुछ दवाइयां जो इसकी सस्ती होंगी, ये कितना व्यापक असर डालेगा आपको लगता है? क्योंकि कैंसर का इलाज ये माना जाता है बहुत महंगा भी होता है। देखिए, कैंसर का इलाज महंगा भी होता है और काफी लंबे समय तक भी चल सकता है। यदि आप कीमोथेरेपी देखें, अलग अलग प्रकार की दवाइयां देखें, तो इनमें मल्टीपल मेडिकेशन साइकिल्स में देने पड़ते हैं काफी लंबे समय तक। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पेशेंट को कैंसर की दवाइयां एक तो मस्ट है, बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जी। यदि आप समय पर दवाई पेशेंट को नहीं दे सकते हैं तो कैंसर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है या क्योर करना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं कि कैंसर की दवाई, अब उसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और यदि आप देखें, इससे टू द ट्यून ऑफ 70 to 90% कैंसर का कुछ एक दवाइयों में जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी जी। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कदम सरकार ने लिए हैं, और बहुत ही अच्छे कदम है, क्योंकि कैंसर का पेशेंट एक तो ऑलरेडी परिवार पूरा इसकी वजह से फाइनेंशियली वीक हो जाता है। यदि कोई अर्निंग मेंबर है तो उसका अर्निंग बंद हो जाएगा लंबे समय तक जी। या घर में कोई और व्यक्ति है तो पूरे घर को उसको कैंसर के इलाज के अलावा उसकी हेल्थ केयर की तरफ और भी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है जी। तो इस तरीके से यदि देखा जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और राइट वे फॉरवर्ड है ऐसे। जी बिल्कुल, राइट वे फॉरवर्ड है और तमाम लोगों को इससे फायदा होगा। जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ी संख्या भी है ऐसे लोगों की, और खासतौर पर जो कैंसर जैसे जटिल और दुरूह रोगों से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक ये संजीवनी साबित होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर SM रहेजा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है।
भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश भर में आज रामनवमी पर्व की धूम रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्र की नवमी और श्री राम जन्मोत्सव पर देश भर में कई आयोजन भी किए गए। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र की नवमी और राम जन्मोत्सव के मौके पर देश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। नवमी पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। नवमी के दिन घरों में कन्याओं को भोज कराया गया और विधिवत पूजन किया गया। मंदिरों से लेकर लोगों ने अपने घरों में कन्या भोज का आयोजन किया। नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में कन्या पूजन किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी के मौके पर भोपाल में अपने आवास पर विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू घाट पर स्नान किया। इसके साथ ही उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। रामनवमी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों व अतिथियों को हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। यह सुविधा आम लोगों के लिए 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। पूना से आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। राम दर्शन हो गया, कल्याण हो गया, हमारा कल्याण हो गया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ऐसा लगता है कि हमें संसार की अब कोई चीज मिलनी बाकी नहीं है, सब कुछ मिल गया है। भगवान श्री राम के दर्शन करके हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है। देश भर में लोगों ने आस्था के केंद्र वाराणसी, गुवाहाटी और दिल्ली में पूजा अर्चना की। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर और दिल्ली के कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। रामनवमी के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रामनवमी पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से त्याग व सेवा का अमूल्य संदेश मिलता है। सभी देशवासी प्रभु राम के उच्च आदर्शों को आचरण में ढालें और एक गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट संदेश में कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र व गुणों को आत्मसात करने का पावन अवसर है रामनवमी। हम सब उनके महान आदर्शों को जीवन में उतारें और एक सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जीवन हर युग में मानवता का प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। और रामनवमी के दिन देश के 2 अलग अलग मंदिरों में हुए हादसों ने यहां जुटे श्रद्धालुओं के उत्साह को फीका कर दिया। यह हादसे मध्य प्रदेश के इंदौर और आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी के मंदिर में हुए। देश जब गुरुवार को रामनवमी मना रहा था तो देश के 2 अलग अलग धर्म स्थानों पर हादसे हो गए, जिससे श्रद्धा और भक्ति का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। बावड़ी की छत धंसने से कई श्रद्धालु नीचे गिर गए, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई। शहर के स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी पर हवन चल रहा था। यहाँ श्रद्धालु बावड़ी की छत पर बैठे हुए थे। इसी दौरान छत धंस गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।
घटना स्थल पर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी फौरन पहुंचे। राहत कार्य के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया। कई लोगों को बावड़ी से निकाल लिया गया। कुछ लोगों की जान चली गई। सुबह जैसे ना जानकारी मिली है, तत्काल ना पुलिस की SDRF की टीम, लोकल नगर निगम और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंच गई थी। अभी तक 19 लोगों को है ना हम लोग ने रेस्क्यू कर चुके हैं। सारे 19 लोग है ना सेफ भी हैं, मतलब कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अभी है ना रेस्क्यू ऑपरेशन कितने लोगों को निकालना था वो निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 60 साल पुराना है। कन्या पूजन का कार्यक्रम था, इसलिए मंदिर में भीड़ ज्यादा थी। हादसे से स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखा। बहुत पुरानी बावड़ी, पक्की बावड़ी है, बहुत पुरानी बावड़ी है, इसी से ये पूरा गार्डन चलता था। भीड़ अंदर है तो अपन कैसे बता दें कि अंदर है कि किधर है, पता भी तो मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा संवाद डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। पीएम ने 28 मई 2017 को प्रसारित कड़ी में अपनी मातृभूमि की विविधता में सांस्कृतिक एकता की याद दिलाई थी। भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं शांति, एकता और सद्भावना का। ऑस्कर विजेता एलिफेंट विस्पर्स की टीम का आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचली टोपी पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री से मिलकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए एलिफेंट विस्पर्स की निदेशक कार्तिकी गोंजाल्विस ने कहा कि भारत में फिल्म शूट करने के लिए बेहद आकर्षक लोकेशंस हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश का स्पीति उन्हें काफी रोमांचित करता है। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अमृतकाल में भारत के लिए ये उपलब्धि गर्व का विषय है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से एलिफेंट विस्पर्स की टीम को, गुनीत मोंगा जी को, कार्तिकी गोंसाल्विस जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत के लिए बहुत बड़ा पल कि हमारी इस टीम ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, ऑस्कर 95, एंड मुझे लगता है यह भी एक शुरुआत है। भारत को दुनिया भर में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता तो कहा जाता है, लेकिन अवार्ड्स की श्रेणी में ये हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक पल हम सब के लिए है। द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ खबरों के साथ जो आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।